स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में और द्विक विधि, जिसमें द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा द्विक परमाणुओं का द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हमने स्टडी की थी। टुडेज लेक्चर, हमारा जो आज का लेक्चर है वो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। देखिए, पहले जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो माना जाता था कि जो हमारे पास नाभिक होता है, ये जैसे हमारे पास नाभिक है, नाभिक में अभी तो क्या होते हैं, हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले क्या माना जाता था कि नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की हाइपोथेसिस यही कहती है कि पहले जब नाभिक की खोज नहीं हुई थी या न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो माना जाता था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब देखिए, ये जो हाइपोथेसिस थी वो गलत सिद्ध हुई। इसके कई कारण हैं जिसके द्वारा हम इसको गलत सिद्ध कर सकते हैं। क्या कि किसी भी नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में नहीं रह सकता, नाभिक के अंदर या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। और इस हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध करने के लिए इसके भी कई कारण थे। तो देखिए, पहले जब माना गया था कि परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए किसी भी परमाणु या नाभिक को अपन कैसे लिखते थे, ZXA, ठीक है। तो यहाँ पे जो A होती थी, ये जो A है, वैसे तो अपन देखते हैं कि A क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब माना गया था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो ये जो A है वो मानी गई थी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये क्या माना गया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और A माइनस Z उसमें क्या उपस्थित होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या माना गया कि कोई भी नाभिक है, इसके अंदर सबसे पहले जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब माना गया था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। फिर हमने देखा, कई कारण देखे उसके, जैसे उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल के देखा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के देखा, उन सबसे हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं रह सकता, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जब ये हाइपोथेसिस थी तब उस टाइम पे जब किसी भी नाभिक को लिखा जाता था तो वहाँ पे A को तो बोलते थे नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और A माइनस Z उसमें उपस्थित होते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब देखिए, ये यहाँ पे अब इस हाइपोथेसिस को इसको गलत सिद्ध करने के इसके कई कारण है। देखिए, यहाँ पे सब आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। देखिए, अनिश्चितता का सिद्धांत, जैसे कि अगर हम पोजीशन और मोमेंटम के ऊपर अनिश्चितता का सिद्धांत देखें तो कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा PX इज ग्रेटर देन इक्वल टू H कट। यही होता है अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार स्थिति और संवेग को एक ही समय पर, उनकी डायरेक्शन और उसका मान एक ही समय पर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखिए, यहाँ पे अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल्टा एक्स तो क्या है, यहाँ पे स्थिति में अनिश्चितता कितनी है, और डेल्टा PX क्या है कि उसके संवेग में कितनी अनिश्चितता है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा PX इज इक्वल्स टू H कट। क्लियर। अब देखिए, डेल्टा एक्स मतलब पोजिशन में अनिश्चितता। अब हम देखते हैं, अगर हमने ये माना है कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के अंदर है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन में कितनी अनिश्चितता होगी। देखिए, हम नाभिक के अंदर मान रहे हैं, तो नाभिक की जितनी त्रिज्या होगी, क्योंकि नाभिक के अंदर ही है इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक की जितनी त्रिज्या होगी उसकी पोजीशन इस नाभिक के अंदर कहीं पे भी हो सकती है। मतलब ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, इस नाभिक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। तो ये इसकी जो स्थिति होगी, उसकी स्थिति में अनिश्चितता जो होगी वो इसके नाभिक की त्रिज्या की कोटि की होगी, ठीक है। मतलब इस नाभिक के अंदर वो कहीं पे भी रह सकता है। तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, उस नाभिक के
त्रिज्या की कोटि की। तो हम जानते हैं नाभिक की त्रिज्या लगभग फर्मी ऑर्डर की होती है, या फिर हम बोल सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर की कोटि की होती है। तो देखिए यहाँ से डेल्टा पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एच कट अपॉन में डेल्टा एक्स। एच कट का मान क्या होता है, हम जानते हैं एच कट बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई प्लैंक कांस्टेंट, और इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तो मान हो गया, अगर हम केवल 10⁻⁻ में देखें तो इसका मान आएगा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड में। और डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन में अनिश्चितता। इस पोजीशन में अनिश्चितता कितनी है, इस नाभिक की कोटि त्रिज्या की कोटि के बराबर, अपन बोल सकते हैं 10⁻⁻14 के ऑर्डर की इसमें होती है। फर्मी ऑर्डर 10⁻⁻15 होता है, इसमें अपन ने माना है 10⁻⁻14 ऑर्डर की ये होती है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा मान, 10⁻⁻20 ये आएगा, ये भी अपने क्या है मीटर में है, और ये भी ये जूल इंटू सेकेंड में। तो देखिए डेल्टा पी एक्स का मान क्या आ जाएगा अपन के पास, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आ जाएगा डेल्टा पी एक्स का मतलब, संवेग में अनिश्चितता कितनी आ गई, 10⁻⁻20 की कोटि की आ गई। ये ऑर्डर इसमें आ गया। अब देखिए डेल्टा पी एक्स मतलब संवेग में अनिश्चितता है। अब इसमें पूरे में जो संवेग में कुल अनिश्चितता अगर अपन मान ले तो डेल्टा पी, या फिर इसमें पूरा जो संवेग आएगा वो कितना आएगा, 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर ही आएगा, क्योंकि संवेग में अनिश्चितता है। और जो पूरा संवेग जो अनिश्चितता देख रहे हैं अपन, वो किस में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता। तो इसका संवेग कितना आ जाएगा, टोटल जो संवेग आएगा वो भी इतना ही आएगा, 10⁻⁻20 तक। ठीक है, अब आगे देखिए हम जानते हैं रिलेटिविटी जो हमने पढ़ी थी, रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है डेल्टा ई, एनर्जी बराबर होता है, या फिर ई बोल दो, एनर्जी बराबर होता है ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। यही होता है रिलेटिविस्टिक में जो एनर्जी का मान जब हम निकालते हैं तो इसमें एनर्जी का मान निकाला जाता है ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4, जहाँ पे पी तो क्या है संवेग, सी क्या है लाइट की वेलोसिटी, एम क्या है उसका रिलेटिव मास, और सी क्या है इसकी लाइट की वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ से संवेग कितना आ रहा है अपने पास, 10⁻⁻20 ऑर्डर का, 10⁻⁻20 मल्टीप्लाई बाय सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸। इसका क्या कर देंगे अपन वर्ग, क्योंकि पी का भी वर्ग है और सी का भी वर्ग है। तो यहाँ से प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको यही तो पता करना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रह सकता है या नहीं रह सकता। तो हमें मास किसका लेना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय सी का मान कितना है 3 × 10⁸। अब देखिए सी की पावर 4 है, मैं इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दूंगी तो यहाँ पे सी का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा इसका तो स्क्वायर और इसका भी क्या आएगा पूरे का होल स्क्वायर, तो इसकी घात तो 4 हो जाएगी और एम का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ई की जो वैल्यू आएगी वो लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई की जब वैल्यू निकालते हैं इससे तो ये आती है लगभग अपने पास 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन, अगर हमने माना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है तो इसको अंदर रहने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर उसके पास है तभी वो इस नाभिक के अंदर रह सकता है, अदरवाइज वो नहीं रह सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमने कोई मकान, किसी बंगले में हमको रहना है, ठीक है, तो बंगले का किराया फिक्स है कि इतने किराए से वो रह सकता है। अगर हमारे पास उतना किराया हम उसको नहीं चुका पाते तो हमको क्या कर देते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी नाभिक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है तभी वो उस नाभिक के अंदर रह सकता है, अदरवाइज वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी का मान आया है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि
जब रेडियो एक्टिव विघटन का जब बात करते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन की जब प्रोसेस होती है तो उस कंडीशन में बीटा डीके की प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बीटा डीके की पोजीशन या रेडियो एक्टिव विघटन की पोजीशन जब होती है तो उस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आती है 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो देखिए इतनी कम एनर्जी कितनी चाहिए नाभिक के अंदर रहने के लिए? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। लेकिन हमें रेडियो एक्टिव विघटन से पता चला है या बीटा डीके से जब पता चला तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एनर्जी इतनी चाहिए और होती कितनी है, 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पहला कारण तो हमने ये देख लिया कि अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर इसने सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। ठीक है, देखिए सेकंड कारण है कोणीय संवेग के आधार पर नहीं रह सकता। तो देखिए हम जानते हैं कोणीय संवेग को डिनोट करते हैं अपन जे से। ये अपन दूसरा कारण देख रहे हैं कोणीय संवेग के आधार पर कि किस प्रकार से ये हमने देखा अनिश्चितता के सिद्धांत पर एनर्जी कितनी चाहिए थी, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन होती कितनी है, 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता, इसके कारण तो फिक्स हो गया। अब देखिए सेकंड कारण जो है अपना कोणीय संवेग के आधार पर हमको देखना है। तो देखिए कोणीय संवेग को डिनोट करते हैं, टोटल कोणीय संवेग, टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। हमने जब कोणीय संवेग पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जे का मान 0 भी होता है, पूर्णांक भी होता है, और जे का मान क्या होता है, अर्ध पूर्णांक भी होता है। ठीक है, तो जे का मान 0 भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है और अर्ध पूर्णांक भी हो सकता है। जे का मान 0 या पूर्णांक कब होगा, जब हमारे पास ए का मान क्या था, सम। हमने जब एंगुलर मोमेंटम जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने डिटेल से इसकी स्टडी की थी कि जब ए का मान मतलब द्रव्यमान संख्या का मान जिन नाभिकों के लिए सम है तो उस कंडीशन में जो कोणीय संवेग आएगा उसका मान या तो 0 होगा या फिर पूर्णांक में होगा, जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार से। और यदि ए का मान हमारे पास है विषम, यदि विषम द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु हैं तो उस कंडीशन में जो जे का मान होगा वो अर्ध पूर्णांक होगा, जैसे हाफ, 5/2 है, 3/2 है, इस तरह से जे का मान अर्ध पूर्णांक रूप में होगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं 7n14। क्लियर, अगर इस हाइपोथेसिस के आधार पर देखें तो इसमें नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स की संख्या कितने होंगे, हमने बताया था कि ए जो होगा वो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होंगे, 14 हो गए। और यदि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो 14 - 7 कितने हो गए, 7 इसमें क्या हो गए, अपने इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए यदि हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स के लिए जो ए का मान है वो कितना है, 14 के बराबर है, मतलब सम संख्या है, और सम संख्या है तो जे का मान क्या होगा, किसी 0 होगा या पूर्णांक के रूप में होगा, जैसे हमने मान लिया इसका मान पूर्णांक है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। अगर हम इनके लिए जे का मान निकालें, 7 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसके लिए जे का मान क्या होगा, अर्ध पूर्णांक होगा, हाफ इंटीजर इसका मान आएगा। अब देखिए अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालें तो पूर्णांक और अर्धपूर्णांक को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंप्लीटली जब अपन किसी भी संख्या एक पूर्णांक ले ली और एक ले ली हमने अर्धपूर्णांक, जैसे कि मैंने एक तो ले लिया 1 और एक ले लिया मैंने 3/2, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जब टोटल जब निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, हमेशा हाफ इंटीजर वैल्यू आएगी, अर्धपूर्णांक वैल्यू आएगी। तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम आएगा यहाँ से वो आएगा अपने पास अर्धपूर्णांक। ठीक है,
अब देखिए होता क्या है, जब अपन N714 इसका जब प्रायोगिक रूप से अगर J का मान देखें तो प्रायोगिक रूप से J का मान आता है 1, मतलब इसका मान आता है पूर्णांकों में। जबकि अगर हमने इसके हिसाब से देखा कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है किसके अंदर, उस नाभिक के अंदर, तो इस हिसाब से कितना आ रहा है अपना J का मान अर्धपूर्णांक। मतलब जो धारणा मानी गई है, हाइपोथेसिस जो मानी गई है कि नाभिक के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, इस हिसाब से वो क्या है, पूरी गलत है, क्योंकि J का मान यहाँ से क्या आ रहा है, अर्धपूर्णांक। जबकि टोटल J जब यहाँ पे निकालते हैं अपन 7N14 का तो वो होता है 1, और जो कि क्या होता है, एक पूर्णांक नंबर होता है। तो देखिए यहाँ से ये कोणीय संवेग के आधार पर भी सिद्ध हो गया कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकते, नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होंगे और इसके अलावा अन्य कण उपस्थित होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो परिकल्पना की गई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होगा, वो यहाँ से क्या हो गई, रॉन्ग हो गई इस कोणीय संवेग के आधार पर। अब देखिए थर्ड है अपना, इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर नहीं रहेंगे। तो देखिए सांख्यिकी, दो प्रकार की सांख्यिकी स्टैटिक्स जो हम देखते हैं वो दो प्रकार की देखते हैं, जैसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी है ना, फर्मी डिराक स्टैटिक्स है। तो देखिए जब किसी भी अगर कणों की संख्या हमारे पास सम होती है तो वो जो स्टैटिक्स, जो वो नाभिक होता है वो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, अगर कणों की संख्या क्या हो, विषम, ठीक है, अगर कणों की संख्या क्या है, विषम है, तो वो जो स्टैटिक्स होगी वो होगी फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसमें तो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करेंगे और इसमें फर्मी डिराक सांख्यिकी की पालना करेंगे। तो देखिए जैसे मेरे पास कोई एग्जाम्पल ले लिया, वही उसी का ही ले लेते हैं 7N14। क्लियर, यहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 7N14 का। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 14, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अपने पास, 7, 14 माइनस 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। अगर हमें टोटल कि किसी भी नाभिक के अंदर कितने कण उपस्थित है, टोटल अगर देखें तो कितने, 14 और 7 कितने, 21। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल कितने, 21। क्लियर, तो हमने देखा था कि अगर कणों की संख्या कितनी है, सम है, तो वो कौन सी सांख्यिकी की पालना करेंगे, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करेंगे। और यदि कणों की संख्या क्या है, विषम में है, तो वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स की पालना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस नाभिक की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स है अपना 14, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 7। ठीक है, टोटल कितना आया, 21। मतलब 21 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो कणों की संख्या क्या है अपने पास, विषम है, मतलब ये कौन सी सांख्यिकी की पालना करने वाले हैं, फर्मी डिराक स्टैटिक्स की ये पालना करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रायोगिक रूप से देखा गया कि ये जो 7N14 है इसमें J का मान पूर्णांकों में होता है। ठीक है, J का मान पूर्णांकों में होने की वजह से इसमें जो सांख्यिकी होती है वो बोस आइंस्टीन, कण जो होते हैं वो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। तो देखिए इस आधार पे भी जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, मतलब इसके आधार पर भी बताया जा सकता है कि हमारे पास इस आधार पे हमने देखा तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने आए थे, 21, जो कि जिससे क्या पता चला कि ये जो कण है वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स की पालना करेंगे। लेकिन
हमारे पास जो प्रायोगिक रूप से देखा गया तो ये जो इसके जो नाभिक है वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की पालना करते हैं। तो इस आधार पे भी जो हाइपोथेसिस थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। फिर देखिए अपने पास चौथा है आधार पर। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण, हमने चुंबकीय आघूर्ण डिटेल से भी स्टडी की थी। चुंबकीय आघूर्ण में हमने एक राशि पढ़ी थी चुंबकीय मैग्नेटॉन, जिसको हमने डिनोट किया था म्यू एन से। नाभिकीय मैग्नेटॉन जिसको अपन ने बोला था, नाभिकीय मैग्नेटॉन को डिनोट किया था म्यू एन से, जिसका मान क्या लिखा था अपन ने, ई एच का टपोन में 2m p के बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मान आया था अपने पास 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। क्लियर। अगर हम ये माने कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ क्या उपस्थित है, न्यूट्रॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित है, तो हम जानते हैं कि जब नाभिक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो इसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसमें एक पद आएगा जिसको अपन बोलते हैं, इसमें तो नाभिकीय मैग्नेटॉन था और इसमें भी एक मैग्नेटॉन आएगा म्यू ई से, जिसको अपन ने डिनोट किया था, वो आएगा ई एच का टपोन 2m ई के बराबर। ठीक है। और इसका जो मान होता है वो होता है 9.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। ठीक है। तो जो हाइपोथेसिस मानी गई थी कि इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर रहेगा, उसके आधार पर जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 10⁻⁻24 की कोटि का होना चाहिए था। लेकिन जब प्रायोगिक रूप से देखा गया तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 10⁻⁻27 की कोटि का होता है। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो नाभिक है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के आधार पर। कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य जैसे कि हम जानते हैं कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, h अपॉन में m इंटू सी। ठीक है। लैम्डा बराबर h अपॉन में m इंटू सी। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.66 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। m द्रव्यमान किसका लेना है, हम बात किसकी कर रहे हैं, गलत किसको सिद्ध करना है कि इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान लेंगे वो किसका लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए यहाँ पे जो द्रव्यमान लिया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय m इंटू सी। सी का मान 3 इंटू 10⁸। ये आ गया अपने पास लैम्डा कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य है। तो देखिए कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य जब इसके अपन मान निकालते हैं तो यहाँ से आता है 230 फर्मी के लगभग बराबर ये आता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास लगभग 230 फर्मी के बराबर। अब देखिए मतलब इसकी कोटि, तरंग दैर्ध्य की जो कोटि आई वो कितनी है, 230 फर्मी। जबकि हम जानते हैं कि नाभिक जो होता है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है, फर्मी के ऑर्डर की होती है। ठीक है। मतलब 10⁻⁻15 मीटर या फिर बोल सकते हैं अपन 1 फर्मी। और इसके अनुसार हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के अंदर है तो इसके आधार पर जब हमने देखा तो इलेक्ट्रॉन जो अपने पास तरंग दैर्ध्य आई है वो कितनी आई है, 230 फर्मी के बराबर आई है। और हमने देखा है कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो तो क्या होती है, 1 फर्मी के बराबर ही होती है। अगर इसकी तरंग दैर्ध्य अगर इतनी ज़्यादा है, मतलब इसकी कोटि क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने की वजह से भी हम बता सकते हैं कि जो नाभिक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य देखिए 230 फर्मी के ऑर्डर की आ रही है, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो त्रिज्या होती है वो 1 फर्मी के बराबर ही होती है। या फिर अगर अपन व्यास देखें तो व्यास क्या हो जाएगा, 2 फर्मी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो इससे बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना। इससे हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन आ जाता है कि
बताइए कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता, तो उसमें बेसिस बता देता है कि किस किस बेसिस के आधार पर हमें बताना है। जैसे पूछ लेता है कोणीय संवेग के आधार पर बताइए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं रह सकता, ठीक है। अगर चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर पूछता है तो उसको भी हमें सिद्ध करके देखना है। यदि हमें क्वांटम तरंग दैर्ध्य के आधार पर पूछ ले कि क्वांटम तरंग दैर्ध्य के आधार पर सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता, तो हमें इस तरह से उसमें वो है द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा। देखिए होता क्या है, मास इफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी। देखिए हम जानते हैं कि नाभिक है वो, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें कि जो प्रोटॉन, यहाँ पे मैंने मान लिया ये तो है अपने पास प्रोटॉन और ये मान लिया मैंने न्यूट्रॉन, ठीक है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यही मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, अपने पास नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। यदि मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो मेरे पास प्रोटॉन है उसका मास मैंने मान लिया मास ऑफ प्रोटॉन m ऑफ p, न्यूट्रॉन का मास कितना मान लिया m ऑफ n, क्लियर। अब हम देखते हैं, और यहाँ पे जो नाभिक बन रहा है किससे बनेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो मिलके बना रहे हैं पूरे नाभिक को, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलके क्या कर दिया, नाभिक का निर्माण कर दिया, और जो ने नाभिक है उसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m, क्लियर। अब देखिए यदि मैं नाभिक के बनने से पहले इनका द्रव्यमान देखूं, नाभिक के बनने से पहले इनका द्रव्यमान देखूं किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तो देखिए नाभिक बनने से पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान, यदि मैंने मान लिया कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स कितने होते हैं, Z से डिनोट कर दें, तो Z क्या है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, और एक प्रोटॉन पर मास है अपने पास m ऑफ p। न्यूट्रॉन मैंने मान लिया, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, a माइनस Z, और उसका मास m ऑफ n, क्लियर। न्यूट्रॉन इस तरह से लिख, ठीक है। तो मास ऑफ, अगर हम देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या करते हैं, नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिक का निर्माण करने से पहले मैंने उनका मास, टोटल मास निकाल के रख लिया कि कितना मास आ रहा है, ZmP प्लस a माइनस के Zmn के बराबर। अब देखिए जब नाभिक बन जाता है तो उस कंडीशन पे मैंने मास क्या माना है, m के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब नाभिक बन जाता है तो उस टाइम पे जो उसका मास होता है वो नाभिक के बनने से पहले जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल मास से क्या होता है, कम होता है। मतलब इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, मतलब इन दोनों का पहले जो मास होता है उनका कुल मास, अगर अपन कुल द्रव्यमान जब निकालते हैं तो वो जो द्रव्यमान आता है वो नाभिक बन जाने के बाद के जो द्रव्यमान है नाभिक का, उससे क्या आ जाता है, अधिक आता है। तो देखिए यहाँ से जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब नाभिक का निर्माण करते हैं तो इनके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी हो जाती है, और इसी कमी को बोलते हैं अपन द्रव्यमान क्षति, क्लियर। वापस देखिए द्रव्यमान क्षति मतलब द्रव्यमान की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे पहले जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में थे तो उस कंडीशन में जब हम इनका मास निकाला तो टोटल मास कितना निकला, ZmP प्लस a माइनस के Zmn, ये टोटल मास निकल गया। अब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर नाभिक का निर्माण कर लिया तो उस टाइम पे जो उसका द्रव्यमान आया वो कितना आया, m के बराबर। अब नाभिक बनने के बाद जो द्रव्यमान आता है, वो जो द्रव्यमान होता है उसका मान हमेशा उसके अवयवों, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल मास से क्या होता है, हमेशा कम प्राप्त होता है। मतलब इसके द्रव्यमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। ये जो द्रव्यमान में कमी होती है उसी को अपन बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, क्लियर। या अपन बोल सकते हैं द्रव्यमान में कितना अंतर हुआ है। अब देखिए ये जो द्रव्यमान में क्षति हुई है वो एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है। एनर्जी के रूप में कैसे, मतलब जो द्रव्यमान होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक का जब निर्माण करते हैं तो कुछ एनर्जी उसमें क्या होती है, रिलीज होती है,
उसमें कुछ एनर्जी निकलती है, और जो जितनी एनर्जी उसमें निकलेगी उतने ही उसमें द्रव्यमान में क्या होगी, उसके में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी इसमें रिलीज होगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर जब नाभिक का निर्माण करेंगे, उस कंडीशन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतने ही द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी, जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। और जो ये एनर्जी जो निकलती है इसको अपन बोलते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, या फिर अपन बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी परिभाषा देखें तो देखिए यहाँ पे नाभिक है, नाभिक को अपन को अगर हम तोड़ेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, या फिर अपन बोल सकते हैं नाभिक को उसके अवयवी कणों में तोड़ने के लिए उसको नाभिक को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। क्लियर, बंधन ऊर्जा क्या होगी, या तो अपन बोल सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान की क्या होती है, क्षति होती है, और ये जो द्रव्यमान की क्षति है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी होती है वो उसकी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। अब देखिए यदि हम द्रव्यमान क्षति को निकालें तो द्रव्यमान क्षति मतलब एक तरह से द्रव्यमान का क्या हो रहा है, डिफेक्ट, क्या उसको बोल सकते हैं द्रव्यमान में अंतर आ रहा है। तो द्रव्यमान में अंतर को अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा एम से डिनोट कर देंगे। डेल्टा एम का देखिए मान क्या होगा, डेल्टा एम का मान होगा, इस पूरे में से अपन क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो डेल्टा एम का मान क्या जाएगा, जेड मास ऑफ द कितना, प्रोटॉन का, और प्लस ए माइनस के जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन का, और माइनस के एम, कौन सा ये, कौन सा एम किसका द्रव्यमान है, पूरे जो न्यूक्लियाई बन रहा है, ए जेड वाला जो पूरा न्यूक्लियाई बन रहा है उसका मास। क्लियर, तो ये आएगा अपने पास मास डिफेक्ट या मास का अंतर, द्रव्यमान क्षति जिसको अपन बोलते हैं। तो ये पूरा मास का अंतर है जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी हमने देख ली। बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्षति होती है, जो द्रव्यमान होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो नाभिक को उसके अवयवी कणों या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, मतलब उनको फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी उस नाभिक को देनी पड़ती है, वही उसकी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी अगर हम देखें, एनर्जी कैसे लिखते हैं, E बराबर mc², यही लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी, मतलब E बराबर mc²। बाइंडिंग एनर्जी को डिनोट करते हैं V से, बाइंडिंग एनर्जी को डिनोट करते हैं V से। और यदि हम इस एनर्जी का मान देखें mc² लिखते हैं तो डेल्टा m, क्योंकि द्रव्यमान क्षति होगी तभी तो एनर्जी का निर्माण होगा, तो यहाँ पे डेल्टा m मल्टीप्लाई बाय c²। तो बाइंडिंग एनर्जी का मान यहाँ से अपन देखें तो कैसे निकल के आएगा, देखिए डेल्टा m, द्रव्यमान को किस में नापते हैं अपन, AMU में नापते हैं। तो अगर हम इसको 1 AMU से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा m, और यहाँ पे ये किस में आएगा अपना AMU में, और ये मल्टीप्लाई बाय c²। अब हम जानते हैं कि एक AMU c² के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर अपन बाइंडिंग एनर्जी का मान निकाले तो बाइंडिंग एनर्जी का जो मान आएगा वो आएगा अपने पास डेल्टा m, AMU का 1 AMU का मान रख देंगे, ये आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में c², ये AMU का मान रख दिया, और मल्टीप्लाई में क्या है अपने साथ c², तो ये c² से c² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपने पास बाइंडिंग एनर्जी का मान आएगा वो आएगा डेल्टा m मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आता है अपने पास बाइंडिंग एनर्जी का मान। और जहाँ पे डेल्टा m का मान क्या है, डेल्टा m का मान निकालेंगे अपन यहाँ से, ठीक है। तो समझ में आया द्रव्यमान क्षति क्या है, द्रव्यमान में जो कमी हो रही है, नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब नाभिक बना रहे हैं तो इसके कारण द्रव्यमान में जितनी कमी हो रही है वही क्या कहला रही है, तुम्हारी द्रव्यमान क्षति कहला रही है। और बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई कि जब नाभिक को उसके अवयवी कणों को या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा का मान वहाँ से अपने पास क्या आ गया, डेल्टा m इंटू में 931.5
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है संकुलन गुणांक, जिसको अपन बोलते हैं पैकिंग फ्रिक्शन। ठीक है, संकुलन गुणांक जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अपना ये संकुलन गुणांक, जिसको अपन डिनोट करते हैं F से। इसमें जो M है वो होता है अपना एग्जैक्ट मास, A होती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, एग्जैक्ट मास में से उसकी जो द्रव्यमान संख्या को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास आता है संकुलन गुणांक का मान। ये संकुलन गुणांक के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई भी जो नाभिक है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो देखिए, अगर नाभिक स्टेबल होगा तो वो स्थायित्व है, मतलब उसमें क्या है, वो अपने आप डिके नहीं होगा, और यदि अनस्टेबल होगा तो वो अपने मतलब स्वयं विघटित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए F, ये जो संकुलन गुणांक होता है, संकुलन गुणांक F का मान अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो नाभिक होगा वो होता है हमारा अनस्टेबल। ठीक है, और यदि संकुलन गुणांक का मान हमारे पास नेगेटिव है तो उस कंडीशन में जो नाभिक आता है वो होता है हमारा स्टेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से F का मान अगर हम देखें, F का मान पॉजिटिव कब होगा, F का मान पॉजिटिव होगा यदि M का मान पॉजिटिव कब होगा, जब M का मान इज ग्रेटर देन हो A से। और F का मान नेगेटिव कब होगा, यहाँ से देखिए फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से चेक कीजिए, F का मान नेगेटिव कब होगा, जब M का मान इज लेस देन हो A से। ठीक है, अगर हम बात करें हल्के नाभिकों की मतलब जिनके लिए A का मान इज लेस देन हो 20 से। ठीक है, हल्के नाभिकों की अगर हम बात करें जिनके लिए A का मान इज लेस देन है 20 से। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो F का मान आता है, F का मान अगर देखें तो F का मान हमारे पास आता है ये पॉजिटिव में, क्योंकि A का मान क्या है, कम है, और A का मान कम होने की कंडीशन में F का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब F का मान पॉजिटिव होगा तो वो जो सब न्यूक्लियाई है वो सब न्यूक्लियाई कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। क्लियर, कैसे आया, A का मान अगर इज लेस देन 20 है उस कंडीशन में F का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब F का मान पॉजिटिव होगा उस कंडीशन में जो न्यूक्लियाई होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अगर हम बात करें मीडियम नाभिक, मतलब अगर उनका जो द्रव्यमान नंबर है वो 180 से 20 के बीच में है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो F का मान आता है वो आता है नेगेटिव, और ऐसे जो नाभिक होते हैं वो होते हैं हमारे स्टेबल। ठीक है, अगर बात करें भारी नाभिकों की, मतलब यदि A का मान इज ग्रेटर देन है, सॉरी ये यहाँ से 20 और 180 के बीच, यदि A का मान इज ग्रेटर देन है 180 से, मतलब भारी नाभिक की हम बात करें तो इस कंडीशन में जो F का मान होगा वो होगा हमारे पास पॉजिटिव, और नाभिक क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव नाभिक। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के लिए जो नाभिक होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल। तो इस प्रकार से हम किसी भी नाभिक के लिए कौन सा नाभिक स्टेबल होगा, कौन सा नाभिक अनस्टेबल होगा, पैकिंग फ्रिक्शन के आधार पर उसको निकाल सकते हैं। और स्टेबल अनस्टेबल को हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि कौन से नाभिक स्टेबल होंगे, कौन से नाभिक अनस्टेबल होंगे। पैकिंग फ्रिक्शन से भी निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। मजे